नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने चैनल मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, मेरे ही गांव के इस पावन धरा इस मंदिर पर, जो कि गोरखनाथ जी का मंदिर है, उस पर आए हुए थे और यहीं से वार्तालाप होते हुए एक सेंसिटिव मुद्दा और एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उसके ऊपर चर्चा हुई और उसी चर्चा को हम आगे विस्तार से लेने के लिए सुरेश रोहिल्ला जी से संवाद करेंगे। मुद्दा है, संदर्भ है नारी व्यवस्था। आइए इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं मिस्टर सुरेश रोहिल्ला जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। सर, इस मुद्दे से बात करने से पहले, इस सेंसिटिव मुद्दे से बात करने से पहले हम थोड़ा सा आपकी बैक हिस्ट्री और बैक लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। प्लीज़ अपने दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा दो शब्द बताइए। भाइयों, नाम तो बता दिया, सुरेश रोहिल्ला, गांव बराण, तहसील मैम, जिला रोहतक। विचारों से बिल्कुल आज़ाद। आज़ाद विचारों का मतलब ये है कि किसी की चादर ना ओढ़ना, विचारधारा की चादर ना ओढ़ना। पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया सबको, ऐसा नहीं कोई चीज़ नहीं पढ़ी, लेकिन सब कुछ देखने के बाद ही तो नए विचार आते हैं। तो नए विचारों की अगर ये बात करें तो भाई, अगर ये टॉपिक देंगे तो उस पर अपने विचार जरूर रखेंगे। वही सुरेश रोहिल्ला जी के खुद ये विचार इसीलिए लिए क्योंकि हम तो इनसे वाकिफ़ हो चुके हैं और चाहता हूं कि अपने दर्शक भी इस चीज़ से रूबरू हों। इनका खुद का एक चैनल है, रियल बाबा वॉइस। आप यूट्यूब पर जाके आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही गहनता से ये संगीत के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही मर्ममता से उसके अंदर जा चुके हैं। बहुत ही उनको तहदिल से, मन से, आस्था से उनको देखते हैं, सुनते हैं, घूमते हैं। तो हम दो शब्द उनके बारे में भी जानना चाहेंगे कि सुरेश रोहिल्ला जी किन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उनकी हॉबीज़ क्या हैं। जी रोहिल्ला जी। सबसे पहले तो हम गांव में बैठे हैं भाई। गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर है, गुगा पीर जी का है, धोना है। मैं अपने खेड़ा और पितृ देवताओं को नमस्कार करता हूँ, उनके चरणों में उनकी पूजा करता हूँ। और भी तो भाई खिलाड़ी बनना चाहते थे, बन नहीं पाए। संगीत में श्रोता बन के रह गए। और कई भाई हम कलाकारों से बात करते हैं ना, वो ये कहते हैं कि श्रोता बड़ा है। भाई हम बड़े कैसे हैं? संगीत के लिए तो आप पे रो रहे हो, ठीक है। और फिर स्पोर्ट्स और म्यूजिक, इनमें अब उम्र बढ़ गई तो इनमें हम काम कर रहे हैं। और सोशल तो जिम्मेवारियों को निभा रहे हैं भाई, जैसी निभाई जाती है गांव से लेकर शहर तक। ये हॉबी हैं, स्पोर्ट्स और म्यूजिक। बहुत खूब। क्योंकि दो शब्द मैं भी बता दूं कि गांव को एक रूपरेखा देखने के लिए और एक आशावादी विचार रख कर उस पर काम करने के लिए जो चंद हीरे होते हैं गांव में, उनमें इनका नाम है। और कुछ भी आयोजन होता है, किसी भी तीज त्यौहार पर, गणतंत्र दिवस पर या फिर स्वतंत्रता दिवस पर, तो बच्चों के बीच में कंपटीशन, खेल की भावना से खेल आयोजित करवाते हैं। तो वो हम देखते आए हैं और इसी एक विशाल विचारधारा से देख के हम इनसे जुड़ पाए, जो कि बहुत ही लाजवाब है। तो बहुत खूब। और ऐसे ही जैसे इन्होंने बताया कि बहुत चीज़ पढ़ी हैं और इनके जीवन का अनुभव भी है, बहुत चीज़ देखी हैं, सुनी हैं और अमल में लेके आए हैं। तो इसीलिए इनके विचारों से ही प्रभावित होके हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है नारी व्यवस्था। तो विचार लेते हैं। सर, आप नारी व्यवस्था के बारे में अपने विचार को कैसे व्यक्त करोगे कि जो पहले वाली जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें नारी का कैसे एक सामाजिक उनका संतुलन था और आज के समय में नारी की व्यवस्था कैसी है? अब विकास जी, अब आके थोड़ा बदलाव आया, थोड़ा मतलब 10%। श्रीमती हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बाद बात, और 10% कह रहा हूँ मैं। आप इस आंकड़े को अमल में लाना। 10%, 90% खराब है। सदियों से नारी को
पाँ की जूती बना दिया भाई। पतिव्रता शब्द के अंदर ऐसी बातें छिपी हुई हैं कि पतिव्रता पहले तो सती करया कर दे, सती होया कर दी और करया कर दे। राजा राम मोहन राय जी जब इस मुद्दे को उठाया, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, राजा राम मोहन राय जी को। सती प्रथा को ख़त्म करने की कोशिश की, उनकी कोशिश से बीज बो दिया और वो बीज है ना अब कितने सालों के बाद आगे ख़त्म हुई है। किसी इंसान को जिंदा जलाना कहाँ की व्यवस्था थी। फिर पतिव्रता शब्द देकर ने घर के अंदर बंदिश में रहना, पर्दों में रहना और सब कुछ सहन करना, वो पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, नहीं करूँगा तो तारी आँख खुल जाएंगी और कान भी खुल जाएंगे। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जो हमारे कवियों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे पुराणों ने, हमारी किताबों ने गा दिया। नारी 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 तो एक शक्ति का रूप है और उसको एक वस्तु बना कर रख दिया भाई। एक दौर ऐसा था, राजाओं के पास जितनी रानियाँ उतना ही बड़ा ताकतवर राजा। बता भाई क्या पूंजी थी, एक वस्तु बन के रहेगी। पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, नई बात विकास जी है ना, विकास जी है जब कुछ बुझ जाएंगे तो नई पर भी बोलूँगा मैं। और जैसे आपने जो बात कही है कि पुराने समय में जिस राजा के पास ज़्यादा नारी होती थी वो ज़्यादा शक्तिशाली होता था, तो ये भी कुछ मतलब एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, क्योंकि सदियों पहले अगर द्वापर त्रेता युग की भी देखी जाए तो उस टाइम पे भी जैसे राम जैसे राजा हुए हैं, जैसे बोलते हैं राजा मतलब राम राज्य, हर कोई इंतजार करता है कि राम राज्य आए, तो उनकी भी एक नारी थी। ऐसा हुआ है कि जब राजा ने किसी क्षेत्र को जीत लिया और वहाँ के जो राजा परास्त हो गए और वहाँ की रानी को उसने एज ए सिक्योरिटी के बेस पे रखा गया, तो ऐसे नहीं कह सकते कि भाई एक नारी जीत ली और जिसके पास ज़्यादा नारी वो राजा उतना ताकतवर। इस चीज़ को मतलब कबूल भी नहीं। वो व्यवस्था जो आप कह रहे हो ना, राज्य को जीत लिया, रानी उनके पास रहेगी, क्या वो वस्तु थी, क्या वो किला था, क्या वो महल था जो वहाँ रह जाए? उसको आज़ादी नहीं होनी चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए नारी को। पुराने राजा हुए हैं, वह राजाओं की जगह झांसी की रानी क्यों नहीं हुई, इंदिरा गांधी क्यों नहीं हुई? राजा 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 राजा, एक शब्द में बहुत कुछ छुपा हुआ है भाई। त्रेता युग की बात की, त्रेता युग की बात की है रामचंद्र जी के टाइम में। भाइयों एक धोबी का कहना था और अग्नि परीक्षा देनी पड़ जा कि अलग रही है, अलग तो रामचंद्र जी भी रहे हैं, क्या वो अग्नि परीक्षा साथ साथ दोनों की नहीं होनी चाहिए थी? मैं उस व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक चिन्हित उसकी बात नहीं कर रहा। वो घटना हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता, ये लिखी गई है, सब ने पढ़ी है, टीवी सीरियल में देखी है। मैं उस व्यवस्था का खंडन करता हूँ कि नारी को, सीता माता को ये कह दिया अलग रही तुम इतने दिन, पवित्र नहीं मानते। किसी धोबी ने कह दिया, किसी ने कह दिया, कटाक्ष कर दिया और समाज के कहने से उसने अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। फिर पुरुष को बराबर क्यों नहीं मानेगा? पुरुष भी तो अलग रहा था, उनको भी तो अग्नि परीक्षा देनी साथ देनी चाहिए थी, तो मैं मान जाता। उस व्यवस्था को फीलिंग में लिया जाए भाई, महसूस किया जाए, वो व्यवस्था क्या होगी। जैसे आपने कहा कि भाई मतलब नारी और पुरुष बराबर का दर्जा हो, आपका मुद्दा ये है कि अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ी तो राम को भी देनी चाहिए थी। चलो आपकी ये बात मानी कि भाई आप एक तरफ तो कह रहे हो कि भाई राजा नारी ज्यादा रखा करता, ताकतवर हुआ करता, वो एक दौर था, वो उस टाइम नहीं। ठीक है, वो हमने पढ़ा है, एक दौर ऐसा आया था। ठीक है, वो एक दौर था। लेकिन जैसे आपने ये बात रखी कि भाई नारियों को एक अग्नि परीक्षा के साथ गुजरना पड़ता, तो ऐसा कोई दूसरा किस्सा भी तो नहीं है? एक मान लो ये शास्त्रों में, पुराणों में लिखी हुई चीज़ है, तो एक ही तो ये एक उदाहरण है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, या फिर ऐसे और भी किस्से थे? विकास जी, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे देहात में हर रोज नारियां अग्नि परीक्षा से गुजरती हैं, हर रोज अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। जो घटना का आप कह रहे हो ना, हमारे समाज में हर रोज महाभारत होती है, हर मोड़ पे द्रोणाचार्य खड़ा है,
जो एकलव्य का गुट्ठा मांग ले, हर मोड़ पर राक्षस खड़ा है, हर मोड़ पर दुर्योधन खड़ा है। आज की बात कर रहा हूँ मैं, आज की। आज भी इतनी बड़ी दुर्दशा है, ये किसी ने सुना नहीं, देखा नहीं, इसलिए फीलिंग में नहीं लेते लोग कितनी बड़ी दुर्दशा है। भाइयों एक बात बताइए, लड़की आज पैदा हो जा, यूँ कहें 2 छोरी होगी, 1 छोरा तो होना है चाहिए, चलो भाई छोरे की इच्छा भी होगी। फिर उसमें तो थाली भी बजावेंगे और धूम धड़ाका भी करेंगे, छोरा ओढ़ में, छोरी ओढ़ में बुंडा मुँह करेंगे। चलो यहाँ तक भी सीमित नहीं है, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? ये हालत अकेले एक मेरी और एक इनके विकास की, एक आपकी नहीं है, पूरे समाज की व्यवस्था है ये। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, इसका जवाब देने जा रहा हूँ मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आगे चल के उस कन्या के दुखों को माँ बाप ने झेलना पड़ता है। समाज उसको दुख ही दुख देता है, सुख नहीं देता। यदि कोई सुख देना चाहे तो उसकी टांग खींच ले हैं, उसने बेहुदा कहे हैं। आज किसी लड़की की शादी पढ़ा दी, लिखा दी, शादी कर दी, डोली उठा दी, उसका अधिकार कहाँ है? उल्टी आजा घर हुआ है तो अलमारी की भी नू कह दे हैं, वो नू कहनी मुश्किल हो जाए, या माँ या मेरी अलमारी है, उसका कुछ है ही नहीं। ये तो अचल वस्तुएं हैं, जो चल संपत्ति है वहाँ से भी उसका दाना पानी उठ जाए। 10 गज जगह नहीं, अगर 10 महल है ना, 10 कोठी है तो 1 कोठी छोरी की को नहीं, अपनी मर्जी तो दे दे, लेकिन उसके दिल के अंदर भय होता है। भय आगे जाकर उस भय में मान ले तनाजा हो गया। मैं ये नहीं कहता कौन सा पक्ष गलत है, कि मेरा लड़की गलत हो, कि मेरा ससुराल वाले गलत हो, तनाजा हो गया, इस फोकस पाओ, तनाजा हो गया। और उस तनाजे में विकास जी कान खोल कर सुन लो आप, क्योंकि आप बहुत कुछ देने वाले हो इस समाज को इस चैनल के माध्यम से। वहाँ तनाजा हो गया, फिर उसने यूँ कहेंगे उसका अधिकार नहीं कि इसकी 10 कमरे में तो 1 कमरा मेरा है, ये कह नहीं सकती। अगर 2 ही ऑप्शन होते हैं उसके पास, या तो अपने विचारों को, अपने सब कुछ भावनाओं को दबा के उनके जूते खा कर उधर रही रहे, या घर तक निकल जा, वहाँ भी दाना पानी नहीं। मैं ये समाज से पूछता हूँ, उसका अधिकार कहाँ है? इस धरती पर जन्म ले लिया, आप बताइए विकास जी, उसका अधिकार कहाँ है? ये समाज का जो कुरूप था, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये है। जैसे आपने तो जैसे जोर दिया है कि भाई ये आज भी चौराहे पे जैसे द्रोणाचार्य हैं और दुशासन जैसे राक्षस प्रवृत्ति के इंसान हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज जो कुरूप समाज का था वहाँ से बदलता स्वरूप है। जैसे हर एक मानवाधिकार मिला है, और मानवाधिकार से एक लड़की के पक्ष में या बहू के पक्ष में भी एक कानून बनाया है कि भाई अगर बहन भाई हैं तो उनको भी बराबर का दर्जा दिया जाए। और आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो आज का शासन है या नियम है या कानून है, कायदा है, संविधान है, तो वो कहीं ना कहीं कुरूप से एक अच्छे दृश्य की तरफ लेके जा रहा है व्यवस्था को। वो अधिकार नहीं दिया गया है। मान ले एक बाप दो रहा प्रॉपर्टी है, उसका बेटा भी है बेटी भी है, यदि वो छोड़ कर मर जाता है तो बेटी का अधिकार है, नहीं तो वो व्यवस्था कर सकता है, उसे बेच खोज सकता है, उसे बेटा का। आम तौर पर आज समाज की बात कर रहा हूँ भाई, 2 लड़के हैं 2 लड़की है, लड़के लड़कियाँ का तरवादे हैं, यानी माइंड अधिकार उस लड़की का अधिकार नहीं, ये नहीं है कि पापा तू हमारे चरवा क्यों नहीं करांदा, भैया करवा दे तू सारी 10 गज जगह मेरे भी करा दे, वह कह नहीं सकती। अपनी मर्जी से बाप कुछ भी करे। अधिकार होना इसे नहीं कहते, अधिकार ऑटोमेटिक को अधिकार कहते हैं। समाज में बोलने का अधिकार है, रोड पर चलने का अधिकार है, ये ऑटोमेटिक अधिकार है। तो आज का समाज में ये चीज़ मांगना और देना अधिकार नहीं मानता मैं। या तो लड़की मांगे बाबू मेरा टोटा है तू यह चीज़ दे दे, ये अधिकार नहीं है, याचना होगी ये तो, वो दे या ना दे। कानून नहीं कहता, मैं कानून की बात कर रहा हूँ। कानून अगर ये कह दे ना कि आवश्यक पैदा होगी इसको देना पड़ेगा,
तो वो अधिकार नहीं है भाई। और ना आगे जाई पाछा है, वहाँ तो रोड पे है, रोड पे जूते खाकर न कोई सा घर में बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का आपकी नज़र में समाधान क्या हो सकता है? समाधान दूसरी इंदिरा गांधी पैदा हुआ जब वो है, थोड़ा अधिकार दे के गई है, थोड़ा बहुत कुछ देना चाहती थी, थोड़ा बाप मरने के बाद बेटे हजार दी, बाप मरने के बाद बेटी के जान लगी, थोड़ा सा अधिकार आया है, लेकिन पूरा अब भी नहीं आया है। अब उस बाप की मर्जी चलेगी। भाई मैं तो ये कहूँ यो दिमाग में बीज बोऊँ हूँ कि भाई जिस घर में लड़की की शादी हुआ है, 5 टेकती है ही कानून इजाजत देवे। मैं ये उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में चाहे 100 साल में हो, ये जन्म लेते ही नहीं, जन्म लेते ही उस घर में हो जा, कहीं तो हो, अब कहीं भी नहीं। विकास जी मेरे तो इस बात का उठा कितने तो हो, आप साबित कीजिए यहाँ है कि वहाँ है, कहीं भी नहीं है। ये वास्तव में बहुत गहरी बात है कि अमूमन देखा जाता है कि समाज में वही लड़की है, अगर पराई कर दी, शादी कर दी, तो देखो समाज में भी ये शब्द है कि वह लड़की तो पराई है। ये शब्द कैसे मन में बैठे, कैसे जुबान पाए और कैसे घर करे? तो ये वास्तविकता है, जैसे रोहिला साहब ने बताई ये बात कि भाई समाज की व्यवस्था ही ऐसी बन गई कि वह लड़की पराई और दूसरे घर में जाने के बाद वहाँ भी उसका अधिकार नहीं। तो वास्तविकता ये है कि लड़की अगर जन्म ले तो उसके प्रति संवेदना भी हो और उसके प्रति अधिकार भी हो। ये वास्तविकता है कि पिता के घर पे है तो वहाँ भी उसको अधिकार होना चाहिए, और शादी के बाद ससुराल में जावे तो वहाँ भी उसका सम्मान और अधिकार होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो लेकिन रोहिला जी मेरा मानना है कि भाई जो पहले की व्यवस्था थी वहाँ तक अब बदलता स्वरूप है। जैसे बहुत सारे सोशलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो या फिर संत महंत हैं, जो या फिर विधाओं से जुड़े हुए हैं, वो भी एक समाज को ऐसा प्रारूप दे रहे हैं कि भाई एजुकेशन पे खर्चा करो, आप दहेज पे खर्चा क्यों कर रहे हो? बहुत सारे देखे जाते हैं कि भाई ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं कि भाई लड़की को शिक्षित करो, न कि उसको दहेज देके या फिर जो ससुराल पक्ष है वो एज एक खरीद के लेके आवे। तो वो तो पाप सबसे बड़ा है कि भाई शिक्षा पे खर्चा नहीं और दहेज पर खर्चा इतना ज़्यादा। तो समाज के हर नागरिक को, हर पिता को, हर भाई को ये चीज़ भी समझनी चाहिए कि अपनी बहन पे, अपनी बेटी पे शिक्षा पे खर्चा करे, उसको काबिल बनावे, उसको विद्वान बनावे, उसको तरह तरह की डिग्री और उच्च पद पे पहुंचावे, उसको उसकी मदद करे। क्योंकि लड़की आज के टाइम पे बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ लड़कों को पछाड़ के आगे जा रही हैं। आप खिलाड़ियों में देख सकते हो, आप किसी भी फील्ड में आप देख सकते हो कि लड़कियां लड़कों को पछाड़ रही है, परसेंटेज पे, एजुकेशन पे, वकालत में, जजमेंट में, गवर्नमेंट फैसिलिटी में जो हायर पोस्टेड हैं, अपॉइंटेड होते हैं जो, उनमें भी हर फील्ड में लड़कियां लड़कों को वास्तव में पछाड़ सकती हैं, उनमें है कैपेबिलिटी। तो हमें उसको शिक्षित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देना चाहिए, न कि केवल उसको शिक्षा से वंचित कर दे और शादी में हम दहेज देकर खर्चा करें। दहेज देने की बजाय शिक्षा पर खर्चा करना बेहतर है। 2 पलड़े में रखा मैंने ये चीज़ें कि भाई एक तरफ शिक्षा है, एक तरफ दहेज है। समाज क्या है, दहेज की तरफ झुक रहा है, शिक्षा की तरफ कम है। लेकिन आज का जो वक्त है, अगर शिक्षा की तरफ बढ़ावा देवे तो एक जो बुराई है जिससे मान ले पिता के मन में लड़की के प्रति संकोच है, तो इस रीजन से है कि उस पर खर्चा होगा, शादी करनी पड़ेगी, लड़का ढूंढना पड़ेगा, ब्याहना पड़ेगा, दहेज देना पड़ेगा। उसके बाद जब दूसरे घर में चली जा पराई हो जाए है तो उस टाइम पर भी ससुराल पक्ष में लालच रहे कि दहेज लेकर आवेगी, नहीं लेकर आती तो उसको प्रताड़ित किया जाए। तो दहेज का किस्सा समाज तक खत्म हो जाए। मैं इस संदर्भ में आपसे बात उत्तर आपने दे तो दिया, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? आपका प्रश्न कहाँ है? उत्तर दे दिया आपने। आपकी गहनता से आपके विचार क्या है? गहनता ये है भाई, इन दोनों देखो, एक चीज तो कंट्रोल करता है राजनीति, एक चीज पर बैठा है, सिर पर बैठा है समाज। अब पढ़ाने पर जोर देना, ये सामाजिक व्यवस्था सुधरने लग रही है। पढ़ाने पर जो जोर दिया है, खेल पर जोर दिया है लड़की का, ये समाज न बिगड़ी हुई चीज थी और समाज सुधरने लग रहा है। और दूसरा अधिकार, वह खेल है ना, बाप की दया पर खेल है, ससुरे की दया पर खेल है। वो जाकर नु कहा मैंने छोरी पढ़ा दी, मैंने छोरी खेलन भेज दी शब्द को देखो, मैंने भेज दी, यानी उसका अधिकार नहीं है, उसे अधिकार दिया गया है। इतनी गहराई से बोल रहा हूँ मैं, आपने हजम करनी पड़ेगी मेरी बात। मतलब जैसे कि दया की है। हाँ, और समाज है ना, ये सामाजिक व्यवस्था सुधरने का कारण है जो आज लड़की सबसे आगे है।
और सबसे आगे आने वाली लड़कियों की जो आप गिनती की बात कर रहे हो, जिस लड़की की कर रहे हो, वो भी 10% है। 90% पर दया भी नहीं की जाती। उन 10% को मत देखो, उस 90% के देखो, और निचरली 10% को देखो जिसकी दुर्गति है। अच्छा, ये थी सामाजिक व्यवस्था। राजनीति से प्रभावित होता है सब कुछ। और मैं बात कर रहा हूँ अधिकार की। आज कानून में अधिकार दिया जाए इस चीज़ का। अजय कोई बाप किसी बेटी ने खेलन तर पढ़न तर बर जाए तो वह बेटी केक रहे रोड के अलावा नहीं कर सकती। अगर कानो कान खबर थाने में चली जा, कोर्ट में चली जा, उसका जूत लग गया ना वो बाप का, जब तो मैंने मानू भाई कानून बन गया, वो भी छोड़ दे। एक तेरी बेटी है भाई, जुनू तो पूंजी है इसकी, पढ़ाओ पढ़ाओ ना पढ़ाओ ना पढ़ाओ। क्या बात कर रहे हो जी, आप फीलिंग में लो ना बातों ने। भाइयों, कुल मिला के मैं तो बीज बोने लग रहा हूँ। ये कब पेड़ बनेगा, इस बीज को कब बड़ा होते शायद मैं अपनी उम्र में ना देख सकूं। एक समन्वय और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे बराबर का दर्जा मिले। और बराबर के दर्जे के लिए तो बोलने के लिए भाइयों बहुत बातें हैं, और विकास जी के पास समय बहुत कम है। चलो, इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और समाज से, धरातल से जुड़ी हुई बात जिस पे हमें चर्चा करनी चाहिए, हम समय समय पर ऐसे मुद्दे और सेंसिटिव मुद्दे लेके आते रहेंगे। और रोहिला साहब का भी हम बीच बीच में मदद लेते रहेंगे और ऐसे विद्वानों से चर्चा करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।